हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल का पार्ट टू। ठीक है। तो मैं ये लेक्चर शुरू करने से बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल टाइम हो रखा है रात के 12:24। क्योंकि डे शेड्यूल में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खुद के काम होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से 12:24 रात में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, कुत्तों की आवाज़ें आपको आए, क्योंकि रात में कुत्ते भौंकते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एरिस्टोटल पर इन्फ्लुएंस पढ़े थे, किस किस का उन पे इन्फ्लुएंस था। ठीक है। एरिस्टोटल की बुक्स पढ़ी थी। बुक्स के बाद हमने प्लेटो का क्या प्रभाव था वो पढ़ा था। प्लेटो पर जो एरिस्टोटल का प्रभाव था वो पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एरिस्टोटल का जो पर्सपेक्टिव था चीज़ों को लेके वो क्या था, एरिस्टोटल किस तरीके से सोचते थे किंग के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में। वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम आए थे जो एरिस्टोटल की मेजर थ्योरी थी, जिसमें एक हमारी थी थ्योरी ऑफ स्टेट थी। थ्योरी ऑफ स्टेट की कल हमने बात की थी। उसके अलावा फिर हमने बात की थी रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ की। और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि जो हमारे एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में। उन्हें फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और फिर अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है। तो जो उन्होंने बुक लिखी है एरिस्टो द पॉलिटिक्स करके, जो उन्होंने बुक लिखी है, जो एरिस्टोटल की बुक है द पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स बुक में एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया। इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजेबली का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे स्टेट लिख दिया, स्टेट की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, या गवर्नमेंट की जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट में से कुछ लिख दिया। आपस में इनको इंटरचेंज करके यूज किया है, क्योंकि एरिस्टोटल का मानना था कि तीनों का काम एक ही है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम है जो स्टेट में जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए काम करना, स्टेट के लिए काम करना। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए? स्टेट के लिए बना होता है। स्टेट खुद में ही स्टेट हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट भी किसके लिए काम करती है? स्टेट के लिए। तो एरिस्टोटल ने जो द पॉलिटिक्स बुक लिखी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट, इन तीनों वर्डों को इंटरचेंजेबली यूज किया है। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमें समझना था। अब उसके बारे में बात करते हैं आगे। He defined a constitution not just a form of government or set of norms, but as a way of life, and it determine the moral character of state। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो ये बोलते थे कि ये कोई गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन नहीं है। सेट ऑफ नॉर्म्स का मतलब हो गया कुछ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खाली किसी भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक जीने का तरीका है। एक सिटीजन किस तरीके से एक स्टेट में रहेगा, किस तरीके से जिएगा, उसका तरीका है। ठीक है। ये क्या करता है, ये जो स्टेट का मोरल करेक्टर होता है उसे क्या करता है, उसे डिफाइन करता है कि जो स्टेट है उस स्टेट में मोरल, उस स्टेट के जो सिटीजन है उनका कैसा मोरल करेक्टर है, उस स्टेट का खुद का कैसा मोरल करेक्टर है। ठीक है, ऐसा अरिस्टोटल बोलते हैं। तो एक बार फिर से, ही डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खाली एक सरकार का रूप नहीं माना, ना ही ये माना कि कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं स्टेट को चलाने के लिए, नहीं। उनका मानना था कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लोगों का रहने सहने का तरीका है, जीवन का तरीका है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है हमें कि उस स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनका मोरल कैरेक्टर कैसा है। ठीक है। ये बात एरिस्टोटल मानते थे। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया है कि एरिस्टोटल ने 158 कंट्रीज का क्या था, 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और उन्होंने एक 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की। अब ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनमें समझने की, कुछ बातें हैं सिर्फ। तो बेसिकली पहले में लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स। अब नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब है, जहाँ जैसे वन का मतलब है कि जहाँ पे रूल एक का होगा। ठीक है। अब जहाँ पे रूल एक का होगा, इस तरह की दो सरकारें हो सकती है। एक मोनार्की, जिसका मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। राजतंत्र जिसमें क्या होता है, एक किंग होता है वो रूल करता है। फिर एक होता है टायरनी, इसका मतलब होता है निरंकुश शासन। निरंकुश, निरंकुश शासन। इसमें भी जो रूलर होता है वो क्या होता है, रूल करता है, लेकिन उसके शासन निरंकुश होता है। ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। मतलब एक से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ, जहाँ पे कुछ लोग मिलके रूल करते हैं। तो इस तरह की दो दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की। ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी में भी क्या है, एरिस्टोक्रेसी में भी कुछ अमीर लोग, उनके पास शासन रहता है। अमीर लोगों के पास शासन रहता है, अमीर लोग और बुद्धिमान लोग। ठीक है। और ये भी ओलिगार्की में भी क्या है, अमीर लोगों के पास शासन रहता है। ये दोनों अमीरों के शासन की बात करते हैं। अब उसके बाद मैनी, मैनी मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा, बहुसंख्यक। तो ऐसी फॉर्म को वो क्या बोलते हैं, पॉलिटी और डेमोक्रेसी। अब इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या था। ये मानते थे कि इनमें से जो 3 फॉर्म है वो तो सही है। वो किसकी बात करते हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ पीपल की बात करती है। क्या है वो, इंटरेस्ट ऑफ पीपल की बात करती है। और जो ये 3 फॉर्म है, टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, ये क्या है, ये करप्ट फॉर्म है। ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है। अब इनको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जो एरिस्टोटल थे उनका मानना था कि जो बेस्ट फॉर्म है ना, जो बेस्ट फॉर्म है वो है मोनार्की। मोनार्की क्या है, बेस्ट है। मोनार्की बेस्ट है। लेकिन क्या है, मोनार्की प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन मानते थे, ऐसा एरिस्टोटल मानते थे कि मोनार्की क्या है, मोनार्की राजतंत्र अपने आप में बेस्ट फॉर्म है। लेकिन वो बेस्ट फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोनार्की को बेस्ट उन्होंने इसलिए माना था क्योंकि इसमें एक रूलर होगा। और वो रूलर होगा कैसा, वो रूलर होगा प्लेटो के रूलर जैसा। प्लेटो के रूलर। अब प्लेटो का रूलर क्या था, आइडियल किंग, आइडियल फिलोसफर। आइडियल किंग था, आइडियल फिलोसफर था। अब वो आइडियल क्या था, वो आइडियल पॉसिबल, आइडियल होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि जो ये मोनार्की है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब अब जो टायरेनी है, टायरेनी होता है निरंकुश शासन, कि एक राजा के हाथ में अनलिमिटेड पावर है। ठीक है। एक राजा के हाथ में अनलिमिटेड पावर है, वो जिसे जब चाहे सजा दे सकता है, जब चाहे रूल बदल सकता है, उस पर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। तो ये क्या था, राजतंत्र का अपोजिट था निरंकुश शासन। इसमें क्या करेगा, जो भी निरंकुश शासन होगा, निरंकुश राजा होगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा, खुद के हित की बात करेगा।
तो इसलिए जो ये तीन फॉर्म थी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, इन तीनों को क्या एरिस्टोटल गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे, अच्छी सरकार मानते थे। और ये जो तीन फॉर्म थी, टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, इनको क्या तीनों को करप्ट फॉर्म मानते थे। ठीक है, जो लोगों के फेवर में नहीं है। अब एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में क्या फर्क है? जैसे मोनार्की और टायरेनी में फर्क समझ में आ गया कि मोनार्की में जो राजा होगा वो सबके हिसाब से काम करेगा, सबके फेवर में काम करेगा, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, सबके हितों को। और टायरेनी में क्या होगा, राजा सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। लेकिन इसी तरीके से जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी में भी शासन तो कुछ अमीर लोग करेंगे, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए करेंगे। और ओलिगार्की में अमीर शासन करेंगे खुद की भलाई के लिए। इसी तरीके से पॉलिटी में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में लोग स्वार्थ देखेंगे, डेमोक्रेसी में लोग स्वार्थ देखेंगे। तो इस वजह से जो प्रैक्टिकल बेस्ट फॉर्म है वो मानता है पॉलिटी को, एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल, इसमें दो बात आती है निकल के, दो बात इसमें निकल के आती है। पहली बात कि जो प्रैक्टिकली बेस्ट है, पहली बात, जो वैसे बेस्ट है, ओवरऑल बेस्ट है, जो ओवरऑल बेस्ट, वो तो मोनार्की है, ओवरऑल बेस्ट तो। ठीक है, मोनार्की। लेकिन क्या है, ये मोनार्की मोनार्की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है और बेस्ट भी है, वो है पॉलिटी। वो क्या है, पॉलिटी। तो वो क्या है, पॉलिटी को सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म मानते हैं जो अप्लाई की जा सकती है। इसमें भी क्या होता है, डेमोक्रेसी की तरह सेम, जो मिलकर लोग क्या करते हैं, अपना रूलर चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लोग सभी के हित की बात करते हैं। डेमोक्रेसी को वो क्या मानते हैं, एक स्वार्थी सरकार मानते हैं, जिसमें एक भेड़ तंत्र मानते हैं। इसे वो मूर्खों का राज मानते हैं, मूर्खों का राज। वो हम आगे पढ़ेंगे वो ऐसा क्यों मानते हैं। लेकिन इसमें जो समझने की बात वो ये थी कि, जो समझने की बात थी वो क्या थी, वो बात थी कि ये तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारी, मैं ये रीच कर देता हूँ। ये जो तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, छह ये बेस्ट है, और ये तीन का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या है, करप्ट है। कहने का मतलब ये तीन अच्छी हैं और तीन क्या है, बुरी है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वही बात इसने बताई है कि जो मोनार्की है वो बेस्ट फॉर्म तो है, जो इसने बात बताई है अगले पॉइंट में। इसने क्या, ये तो मैंने ही पीडीएफ बना रखी है, तो मैंने आगे यही बात लिख रखी है कि जो मोनार्की है वो क्या, बेस्ट फॉर्म तो है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है। बेस्ट तो है, बेस्ट तो है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरीके से जो पॉलिटी है, पॉलिटी इज द रूल ऑफ मिडिल क्लास। हाँ, अब बात करते हैं कि जो पॉलिटी में जो लोग होंगे, पॉलिटी में जो लोग होंगे वो क्या होंगे, मिडिल क्लास होंगे, मिडिल क्लास होंगे। अब क्या है, ये मिडिल क्लास क्या आ गया, ये फिर से क्या आ गई, एवरेज क्लास आ गई। गरीबों से ऊपर और अमीरों से नीचे, अमीरों से नीचे। और ये मिडिल क्लास क्या करेगी, मिडिल क्लास के अंदर एवरेज प्रॉपर्टी होगी, एवरेज विस्डम। देखो, जो हमारे एरिस्टोटल है ना, एरिस्टोटल का मानना है कि प्रॉपर्टी होना गलत बात नहीं है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इवन जब वो इवन जब एरिस्टोटल बात करते हैं किसकी, एरिस्टोटल जब सिटीजन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसके पास होगी उसे ही सिटीजन मानते हैं, किसका, एथेंस का। तब वो एथेंस के लिए थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देते हैं। तो जो एरिस्टोटल है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है,
तो ये क्या मानते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसके पास क्या होती है, थोड़ी प्रॉपर्टी होती है। एवरेज प्रॉपर्टी का मतलब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है, और उनके पास थोड़ी बहुत बुद्धि होती है। ठीक है। और यही लोग मिलके क्या करते हैं, जो ये पॉलिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, जो हमने सेकंड बेस्ट बोली थी, उसे चलाते हैं। और ये मिडिल क्लास रूल करती है, मिडिल क्लास चलाती है, इसलिए ये बेस्ट है। ठीक है। इसलिए ये क्या है, बेस्ट है। क्योंकि हमेशा से क्या मानते हैं, मतलब गरीबों को, अगर हम गरीबों की सरकार लेके आएंगे, जिसमें गरीब ही होंगे, सिर्फ गरीब लोगों का ही शासन होगा, तो गरीब लोगों का कोई मतलब क्या होता है, कोई एक तरीके से एरिस्टोटल का मानना है कि जो गरीब लोग हैं उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके अंदर समझ नहीं होती, उनके अंदर लालसा नहीं होती। और जो अमीर है, उनको लालसा करने की जरूरत क्या, उनके पास सब कुछ है। ठीक है। तो वो क्या है, वो मिडिल क्लास की बात करते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो हमेशा क्या करता है, स्ट्रगल करता रहता है, क्या, अमीर बनने के लिए और गरीबों से ऊपर रहने के लिए। तो मिडिल क्लास को क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं इसी वजह से। और इसी वजह से वो पॉलिटी को क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं। अब क्या है, एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन वाला रूल था, उसमें वो क्या है, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी में से पॉलिटी बेस्ट है। अब ओलिगार्की क्या थी, ओलिगार्की थी जिसमें क्या है, अमीर लोग शासन करेंगे, अमीर लोग शासन करेंगे। डेमोक्रेसी में जो शासन करेंगे वो अमीर नहीं होंगे, वो गरीब होंगे और बुद्धिमान नहीं होंगे वो। ठीक है। तो ओलिगार्की बेस्ट थी और डेमोक्रेसी वर्स्ट थी एरिस्टोटल के हिसाब से। तो उनमें से ये बेस्ट किसको मानता है, पॉलिटी को। अब ये ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, ये किस में बेस्ट थी, प्रैक्टिकल फॉर्म में जो बेस्ट थी। जैसे वैसे तो मोनार्की को बेस्ट माना था उन्होंने, लेकिन अब मोनार्की के अलावा वो क्या थे, मोनार्की के अलावा उनका मानना था कि जो ओलिगार्की है वो रूल सबसे बढ़िया है, और डेमोक्रेसी सबसे गंदा है। ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, डेमोक्रेसी और सबसे गंदे को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो बीच के को सबसे बढ़िया मानते थे। और बीच का क्या है, पॉलिटी, इसलिए वो पॉलिटी को सबसे बढ़िया मानते थे। तो ये बात है, ये उनकी क्या थी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। ठीक है। वो क्या थे, डेमोक्रेसी को भेड़ तंत्र बोलते थे, मोबोक्रेसी बोलते थे। मोबोक्रेसी मतलब भेड़ तंत्र, भेड़ तंत्र। ठीक है। और पॉलिटी को क्या मानते थे, बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 अंग होते हैं जो आज भी होते हैं, एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जुडिशरी बॉडी। ठीक है। वही लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लाई करती है, और जुडिशली जस्टिस के लिए। ये बात अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मानी है। अब बात करते हैं कि जो ये पॉलिटी है जिसकी हमने बात की, ये बेस्ट क्यों है। तो उसमें वही बात हम पढ़ेंगे दोबारा कि पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। उसके अलावा ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें क्या है, मिडिल क्लास रूल करेगी, मिडिल क्लास रूल करेगी, इसलिए इसको क्या बोला है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। उसके अलावा ये ना तो मेजोरिटी वाले लोग करेंगे, ना माइनॉरिटी वाले। ठीक है। अब मेजोरिटी वाले का मतलब ये नहीं जो संख्या में ज्यादा है, वो नहीं। इनका मतलब है जिनके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, अमीर जो लोग ज्यादा है, ना उनका राज होगा, ना जो गरीब है उनका राज होगा, उनका भी नहीं होगा। होगा किसका, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास क्या करेगी, रूल करेगी। A class which constituted the mean in the social structure, not only balancing oligarchy and democracy element, but also mixing them in right proportion। ठीक है। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है ये बैलेंस बना के रखती है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास बैलेंस बना के रखती है। ये बात हम याद रखेंगे कि पॉलिटी को उन्होंने बेस्ट क्यों माना है। It will ensure stability because middle class is the largest section of society।
ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी पॉलिटी, वो क्या है, स्टेबल होगी। स्टेबल होने का रीजन क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा मात्रा में है। मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा मात्रा में है। इस गवर्नमेंट में क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब वही, इनके अंदर फीलिंग होगी कि ये कुछ करके अमीर बने, क्योंकि एक लग्जरियस लाइफ हर कोई मिडिल क्लास चाहता है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ये हमने पढ़ ही लिया कि लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा है। ठीक है। इट सिंबलाइज द प्रिंसिपल ऑफ मीन और मॉडरेशन और मिडल वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ये वही बात बोल रहा है कि ये एवरेज है। मीन का मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है। इसे एवरेज गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या मॉडरेशन ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। या मिडल वे प्रिंसिपल पर आधारित पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। तो ये एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंड रूलर वुड बी चूजन बाय ए कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन, प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन एंड रिलेटिव। तो अब पॉलिटी में क्या होगा, इलेक्शन होगा और उसकी क्वालिफिकेशन है कि कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। अब पॉलिटिक जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसके पास क्या है, कुछ क्वालिटी होनी, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। और उसके पास कुछ रिलेटिव मेरिट। रिलेटिव मेरिट का मतलब है कि कुछ गुण, एक्स्ट्रा गुण कंपेरेटिवली वो होने चाहिए औरों से एडवांस। ठीक है। तो ये बात क्या करता है, ये बात करता है एरिस्टोटल कि पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बात किस में करता है, जब वो अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखने की थी। एक तो दो बातें, बेस्ट फॉर्म कौन सी है, वैसे तो मोनार्की है लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड नंबर पर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और बेस्ट है वो क्या है, वो पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेसी को सबसे, पॉलिटी है मतलब डेमोक्रेसी को सबसे क्या थे, बुरा मानते थे। पॉलिटी को क्या नाम दिया था उन्होंने, पॉलिटी को नाम दिया था मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब उसके अलावा छह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तीन बुरी थी, तीन अच्छी थी। हमें छह के छह का नाम पता होना चाहिए। अच्छे वाली कौन कौन सी थी, अच्छे वाली थी हमारी मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, और जो तीसरे नंबर पे थी वो थी बेस्ट, जो थी हमारी पॉलिटी। और सबसे बुरी कौन सी थी, सबसे बुरी थी हमारी सबसे पहले पे टायरनी, फिर ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद जो हमारी लास्ट में आती थी डेमोक्रेसी। ठीक है। तो डेमोक्रेसी की तो जो आलोचना करते हैं वो हमारे कॉन्फ्यूशियस भी करते हैं, प्लेटो भी करते हैं, और प्लेटो के बाद जो हमारे एरिस्टोटल है ये भी करते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेसी को पुराने टाइम में पसंद नहीं किया जाता था। अब बात आते हैं उनकी अगली थ्योरी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलती है, जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है इसमें जो एरिस्टोटल है वो बात करता है किसकी, ड्यूटी की। ठीक है। तो वो क्या है, ये एक ऐसे पहले थिंकर थे, पहले थिंकर थे जो क्या थे, सिटीजनशिप को क्या मानते थे, पहले थिंकर थे जो मानते थे कि सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप ड्यूटी है, ड्यूटी है। और सिटीजन वही होंगे जो इस ड्यूटी को, सिटीजन कौन लोग होंगे, सिटीजन वही लोग होंगे सिटीजन जो अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निभाएंगे, पूरे तरह से निभाएंगे। वही लोग क्या होंगे, सिटीजन होंगे। एक ये बात करते हैं कौन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या मानते हैं कि ये ड्यूटी है। अब ड्यूटी किस चीज की, पार्टिसिपेट करने की। अब किस चीज में पार्टिसिपेट करना है, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अफेयर्स ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया स्टेट में क्या चल रहा है, क्या नए कानून बन रहे हैं, स्टेट के लिए किन कानूनों का फायदा है, किन का नुकसान है। उस चीज में पार्टिसिपेट करने को ये क्या मानते थे, सिटीजनशिप मानते थे। सिटीजनशिप की ड्यूटी मानते थे कि सिटीजन की क्या है, ड्यूटी है, ड्यूटी है ये पार्टिसिपेशन। तो यही पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल अगर पेपर में आ जाए किसने दिया था, तो एरिस्टोटल ने दिया था। अब बात करते हैं ये सिटीजन कौन, किसको सिटीजन मानते थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पहले आया हुआ है, हु आर सिटीजन्स, वो कौन सिटीजन्स थे। तो एक तो हो गए जो एडल्ट मेल, एडल्ट मेल जो कि प्रॉपर्टाइड क्लास से होंगे, इसका मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी होगी।
वही बात जो मैं पहले बताया था कि एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। अब इनका अपना रीजन था। जो एडल्ट होंगे, मेल होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, वो उनके दिमाग में क्या होगा कि यार, या तो उनके दिमाग में होगा यार प्रॉपर्टी से हमें और प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी को अपग्रेड करना है, या फिर क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को ये संभाल संभाल के रखना चाहेंगे, मेंटेन करके रखना चाहेंगे। तो इसलिए वो सारे काम करेंगे जो स्टेट में शांति बनाने का काम होगा, स्टेट में जो डेवलपमेंट का काम होगा, पीस का काम होगा। और ये क्या करेंगे, दिल से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एडल्ट में। तो उनकी जो एक कंडीशन थी जो फुलफिल होनी चाहिए, एक तो एडल्ट होना चाहिए, एक प्रोप्राइट क्लास, प्रोपर्टाइड क्लास, यानी जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो। ठीक है। क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं होगा यार, वो किसी काम का नहीं है। आज भी ऐसा होता है कि मान के चलो अगर इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम जो गरीब है, जिनके पास कुछ खाने पीना पीने का नहीं है, उनके वोट खरीद लिए जाते हैं। अब उनके वोट खरीद लिए जाते हैं, उनके वोट की क्या अहमियत है, कुछ भी नहीं है। एक अच्छा स्टेट बनाने में उनके वोट की क्या अहमियत है? वैसे तो अहमियत है, करप्ट शासन बनाने में तो अहमियत है। करप्शन होगा, जो भी, जो वोट ही खरीद रहा है उनके, वो क्या स्टेट को चलाएगा, आगे करप्शन ही करेगा। तो ये आज भी होता है। तो इस वजह से उनका मानना था कि जिसके पास कुछ है ना, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, कुछ बुद्धिमत्ता है, उसके पास थोड़ी नॉलेज होगी। ठीक है। वो रेशनल बीइंग होगा, वो क्या है, वो देख के वोट डालेगा, वो देख के रूल बनाने में हेल्प करेगा, वो सही चीज को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। ऐसी बात एरिस्टोटल करते हैं। ठीक है। अब ये बात करते हैं कि सिटीजन की ड्यूटी क्या होगी, वही वो पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है। अब बात करते हैं सिटीजन कौन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये मानते हैं कि वुमेन, वुमेन क्या होगी, वुमेन सिटीजन नहीं होंगी। वुमेन को क्या बोलते हैं, वुमेन सिटीजन नहीं होगी। हालांकि ये गलत बात थी, लेकिन एरिस्टोटल का क्या मानना था कि जो वुमेन है, वो घर के काम काज में बिजी रहती है, उनको पता ही नहीं स्टेट में क्या चल रहा है। तो जब उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसलिए क्या है, वुमेन जो होंगी वो सिटीजनशिप नहीं होगी। उसके अलावा ओल्ड पर्सन्स, ओल्ड पर्सन क्यों, ओल्ड पर्सन इसलिए क्योंकि अब उनकी जो फिजिकल बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर आ गया, जो उनका बहुत ज्यादा साथ नहीं निभा पाएगा। यानी बुढ़ापे में हम चल फिर नहीं सकते, हम सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकते। तब हम खुद, हमारी खुद जो शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएगी चीजों को समझने की, फिर हम क्या योगदान देंगे देश को बेहतर बनाने में। ठीक है। उसके बाद कौन, और ये मानते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को मानते हैं कि ये चिल्ड्रन को मानते हैं कि इनके पास क्या है, इतने इनफ नहीं होते ये। बात सही है, बच्चों के पास क्या ही बुद्धि होगी कि भाई देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। तो इसलिए चिल्ड्रन को ये सिटीजन नहीं मानते। उसके अलावा स्लेव, स्लेव को बोलते हैं लैक ऑफ रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विजडम। कि जो स्लेव है वो क्या है, उनके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये क्या था उनका थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो दो चीजें याद रखनी है, कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है। ये, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्लेवरी की। ठीक है। जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी थी, इसमें जो एरिस्टोटल है वो क्या मानते हैं कि जो ये हमारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, इसमें एरिस्टोटल बोलते हैं जो स्लेवरी है वो नेचुरल है। अब नेचुरल कैसे है, वो मैं अभी बताऊंगा, 2 मिनट पानी पी लूं। तो अब नेचुरल कैसे है, स्लेवरी नेचुरल कैसे है? उनका मानना था कि ना, जब इंसान पैदा होता है ना, या तो उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, या तो उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, या फिर उसकी शारीरिक क्षमता ज्यादा होती है, क्षमता ज्यादा होती है। तो जिसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है वो बनता है मास्टर।
और जिसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है वो काम करता है स्लेव का या फिर प्रोड्यूसर क्लास का। स्लेव या प्रोड्यूसर क्लास का। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, स्लेवरी को नेचुरल बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्लास मतलब जो उत्पादन का काम करेगी, उत्पादन का काम करेगी। उसके बाद ये स्लेवरी को इम्पोर्टेंट, ये नेचुरल को हमने बता दिया कि नेचुरल को क्यों मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि बाय बर्थ इंसान या तो बौद्धिक क्षमता तेज लेके पैदा होता है या शारीरिक क्षमता। ठीक है, इसलिए ये क्या मानते हैं, स्लेवरी को नेचुरल मानते हैं। उसके अलावा ये स्लेवरी को इम्पोर्टेंट भी, यूजफुल मानते हैं। अब बात करते हैं यूजफुल क्यों है। इनका मानना है कि जो मास्टर है उसका काम है विचार करना, वो माइंड पर काम करेगा, अपनी माइंड पर, इंटेलेक्चुअल पर काम करेगा, बुद्धिमत्ता पर काम करेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। और तब तक जो स्लेव है वो मास्टर के छोटे मोटे काम में निपटा देंगे। जो स्लेव है वो मास्टर के काम वो क्या है, कर देंगे, सारे काम कर देंगे। इससे जो मास्टर होगा उसे वक्त मिलेगा किसका, खुद के माइंड और इंटेलेक्चुअल पर काम करने का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एरिस्टोटल स्लेवरी को फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू उनका यही है। ठीक है, अब इनका मानना है कि जो गुलाम है वो दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ स्लेव। एक प्रिजनर ऑफ वॉर, जैसे कहीं युद्ध पे गए, युद्ध पे जाने के बाद वहां पर जो लोग, उनको बंदी बना कर ले आया गया वो लोग। एक स्लेव बाय नेचर, नेचर वाला मैंने बता ही दिया, जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होगी और फिजिकली रूप से जो स्ट्रोंग होगी, उन्हें स्लेव बाय नेचर बोला है। ठीक है, हु आर स्लेव बाय नेचर ये मैंने आपको बता दिया। स्लेव कौन होंगे, जिनकी, फिर मैंने बताया कि भाई जिनके अंदर क्या है, डिसीजन टेकन की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, वो क्या होंगे, हमारे स्लेव होंगे। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ, ये वही बात कर रहे हैं। तो बस इतना, इसमें थ्योरी ऑफ स्लेवरी में यही थी। दो तरीके के गुलाम होंगे, एक तो जो नेचर से निकलेंगे, जिनका नेचर मतलब जिनकी शारीरिक क्षमता तो काफी होगी लेकिन बौद्धिक क्षमता इतनी होगी, इतनी नहीं होगी कि वो खुद के डिसीजन ले सके। ठीक है सर, जो स्टेट के अच्छे के लिए काम कर सके। लेकिन और जो एक होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर जो दूसरे देश से बंदी बना के लाए गए हैं वो। ठीक है, तो उनका काम क्या है, मास्टर की सेवा करना, मास्टर के काम निपटाना। और मास्टर क्या करेगा, मास्टर अपना काम करेगा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल्स को बढ़ाने के लिए काम करेगा वो, जो मास्टर होगा। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। अब बात आ जाती है क्वालिटीज ऑफ रूलिंग क्लास। अब रूलिंग क्लास की वो क्या क्या क्वालिटीज मानते हैं। रूलिंग क्लास में रीजन होगा, यानी रीजन का मतलब विजडम। ठीक है, विजडम होगी, नॉलेज होगी। विजडम बोल लो या नॉलेज बोल लो, एक ही बात है। उसके अलावा करेज होगा, साहस होगा। ये क्या, रूलिंग क्लास की क्वालिटीज होंगी। ठीक है, एरिस्टोटल क्या है, जो एरिस्टोटल है वो इंस्टीट्यूशन के लिए स्लेवरी को क्या है, यूजफुल मानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये जो स्लेवरी है वो स्लेव्स के लिए भी यूजफुल है। अब स्लेव्स के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि इनका मानना था कि जब वो किसी गुड मास्टर की कंपनी में स्लेव रहेंगे तो क्या होगी, उनको, उनके अंदर भी क्या है, वर्च्यू डेवलप होने के चांस है। जिसके बाद वो क्या है, अगर वो मेंटली स्ट्रोंग हो जाते हैं तो वो स्लेव स्लेव से निकल के क्या है, मास्टर बन सकते हैं, स्लेव से निकल के मास्टर बन सकते हैं। वैसी बात करते हैं अरिस्टोटल, कि अगर कोई कोई बुद्धिमान लोग के साथ अगर कोई रहेगा, स्लेव रहेगा, तो हो सकता है वो बुद्धिमान हो जाए, उसके अंदर वर्च्यू डेवलप हो जाए, और बाद में वो क्या है, वो भी मास्टर बन जाए। तो एरिस्टोटल क्या सजेस्ट करते हैं कि जो स्लेव है उनके साथ जो व्यवहार है मास्टर्स का, वो बढ़िया होना चाहिए। जो मास्टर्स हैं उनके साथ स्लेव का जो व्यवहार है वो बढ़िया होना चाहिए, मास्टर्स भी स्लेव को अच्छे से ट्रीट करें। ठीक है, और इस तरीके से अगर उसमें वर्च्यू डेवलप हो जाता है तो उसे लिबरेट मतलब आज़ाद कर देना चाहिए बाय मास्टर। अब वो जब आज़ाद हो गए तो वो खुद क्या बन गए, मास्टर बन गए। ठीक है,
और एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं कि स्लेवरी क्यों जरूरी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। तो वही बात आ जाती है कि जो स्लेवरी क्या है, वो स्लेव क्या होते हैं, फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं। जो स्लेव क्या होते हैं, फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है। तो जब वो फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और मास्टर को टाइम मिल जाएगा किसमें, पार्टिसिपेट करने का अफेयर्स में, जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं उनमें। ठीक है, जो काम काज है स्टेट के, स्टेट में क्या चल रहा है, लॉ क्या, कैसे लॉ मेकिंग हो रही है उस पे। तो ये क्या थी, थ्योरी ऑफ स्लेव थी। किसकी, एरिस्टोटल की। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी देखो मैंने बताया टाइम 1 बज गया है। तो दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए कि चलो ठीक है, मतलब जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, बस इसीलिए। तो अब पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी। जो प्लेटो बात करते थे ना, प्लेटो बात करते थे, उससे उल्टी बात क्या करते हैं, उससे अपोजिट चलते हैं एरिस्टोटल। अपोजिट चलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, अब अपोजिट कैसे चलते हैं। एरिस्टोटल वाई स्टेटिंग इज थ्योरी प्रॉपर्टी क्रिटि प्लेटो कम्युनिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब प्लेटो का कम्युनिज्म क्या था कि जो आइडियल किंग है, आइडियल फिलोसफर है, और जो क्या थे, जो करेज, मतलब जो सोल्जर थे, जिनके अंदर करेज ज़्यादा था। ये दो लोग ऐसे थे ये क्या प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। प्रॉपर्टी सारी स्टेट रखेगा, स्टेट अपने हिसाब से बांटेगा, ये बात मानते थे प्लेटो। ठीक है। अब प्लेटो को ये बात मानते थे कि स्टेट रखेगा, स्टेट के पास होगी सारी की, स्टेट रखेगा। लेकिन क्या है, जो एरिस्टोटल है वो इस बात को क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना था कि यार हम काम कर रहे हैं, मान लो अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ मेरा इसमें फायदा हो रहा होगा। मैं, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और कुछ ना कुछ आपका भी फायदा हो रहा होगा। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा के, हो सकता है कि मैं यहाँ आपको पढ़ा के मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है किसी किसी को पढ़ाने की, जो स्किल जाके मेरे आगे काम आएगी, जिससे मुझे आगे क्या है, वो पैसे में कन्वर्ट होगी, जो मेरी स्किल होगी, जो मेरी स्किल ऑफ टीचिंग होगी। ठीक है। तो उनका मानना था कि इंसान काम किस लिए करता है, खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब खुद की जिंदगी बेहतर ऐसे तो होगी नहीं कि चलो ठीक है भाई, जो कमाया वो खा लिया, स्टेट को दे दिया। वो खुद की प्रॉपर्टी भी बना सकता है। क्योंकि हम क्या है, हमारी नीड क्या है, ज़्यादा है तो हमें क्या है, प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। हम सब के भी अब यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, उनका भी सपना होगा कि वो यूजीसी नेट निकालेंगे, नेट निकालने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, बढ़िया सैलरी लेंगे, फिर बढ़िया घर लेंगे। तो उसके लिए वो मेहनत करेंगे, लेकिन अगर उनका कोई गोल ही नहीं होगा तो वो क्या मेहनत करेंगे। ऐसा एरिस्टोटल मानते थे। इसलिए वो क्या थे, वो जो इंस्टीट्यूशन में क्या है, प्रॉपर्टी को एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव मानते थे, कि जो प्रॉपर्टी है उससे क्या होंगे, उससे लोग फंक्शन करेंगे। ठीक है। इस वो क्या मानते थे कि प्रॉपर्टी है वो सोर्स है क्या, काफी सारे वर्च्यूज का, काफी सारे गुणों का। अब आप क्यों पढ़ रहे हो, आप नॉलेज क्यों ले रहे हो। अब ऐसे तो नहीं कि आप ये पढ़ के बैठ जाओगे कि भाई ठीक है पढ़ लिया ऐसे ही। अब उसको आप कन्वर्ट करोगे ना, उसको आप कन्वर्ट करोगे उस नॉलेज को किसी में, पैसे में, प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए आप नॉलेज ले रहे हो ना। तो इसलिए क्या है, इनका भी यही मानना था कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी होगी, अगर उनको राइट दिया जाएगा प्रॉपर्टी का, तो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को ओन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, और उनके अंदर और वर्च्यू जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी को क्या सोर्स मानते थे अलग अलग गुणों का। इसलिए वो ये मानते थे कि जो प्लेटो बात करते हैं कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दो, वो गलत है। ये विश्वास नहीं करते थे, इनका मानना था रखो। ठीक है। अब ये एरिस्टोटल क्या थे ना, एरिस्टोटल ये भी जानते थे कि जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है प्रॉपर्टी का। अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है प्रॉपर्टी का, मान लो किसी को ग्रीड आ जाए, तो वो स्टेट का होके स्टेट के लिए काम ना करके हो सकता है प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहे, स्टेट के अफेयर्स में ध्यान ना दे। ठीक है। तो इससे डील करने के लिए वो सजेशन देते हैं कि इससे कैसे डील किया जाए। वो तीन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है। पहला सिस्टम क्या है, कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज। कॉमन ओनरशिप का मतलब क्या है कि मान लो जो आपकी चीज है उसे मैं भी यूज कर लूंगा, जो आपकी चीज है उसे मैं भी यूज कर लूँ, आपके पड़ोसी भी यूज कर ले। वो ये बात मानते नहीं थे, वो रिजेक्ट करते थे कि ऐसा सिस्टम भी क्या है, घटिया है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एक काम करेगा, दूसरा खाली फायदा उठाएगा। दूसरी बात करते हैं ये कॉमन ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप हो। ठीक है। कॉमन ओनरशिप हो और मतलब इंडिविजुअल यूज। कॉमन ओनरशिप का मतलब क्या है कि सभी की बराबर चीज हो। ठीक है। और एक बंदा यूज करे। इसे भी क्या मानते थे, गलत मानते थे। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो पंचायत घर बनाया, अब उसमें एक फैमिली जाके रहने लग गई, पंचायत का काम ही नहीं हो रहा। तो इस सिस्टम को भी वो क्या मानते थे, गलत। कि कॉमन किसी जो कॉमन ओनरशिप मतलब कि जिस पे कॉमन लोगों का, सभी लोगों का अधिकार है, उसको अगर एक इंडिविजुअल यूज करेगा वो भी सिस्टम गलत है। अब तीसरा सिस्टम क्या है जिसे वो बेहतर मानते थे, सपोर्ट करते थे। वो मानते थे कि हर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल की ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी पर, लेकिन जब स्टेट चाहे उसे कॉमन यूज के लिए ले सकता है। ठीक है। स्टेट चाहे तो उसे कॉमन यूज के लिए ले सकता है। वो कॉमन यूज क्या होगा, वो होगा सबकी भलाई के लिए। वो जो कॉमन यूज होगा वो सबकी भलाई के लिए होगा। तो जो क्या है कि हमारा काम है, उस टाइम पे जो सिटीजन थे उनका काम है वो रखो प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, तो अगर सरकार को या राज्य को 10 एकड़ जमीन चाहिएगी तो सरकार उससे ले लेगी, सरकार उससे ले लेगी, स्टेट उससे ले लेगा कॉमन यूज के लिए। कि उस 10 एकड़ पर मान लो रोड बन रहा है, उसे सभी यूज करेंगे तो क्या है, स्टेट ले सकता है। तो इस सिस्टम को क्या करते थे, वो सपोर्ट करते थे। ठीक है। ही टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओनरशिप। वही बात की क्या थी, जब इंडिविजुअल ओनरशिप की जब बात आएगी तो लोग मोटिवेट होंगे खुद का करने के लिए, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, वो प्रोडक्टिव काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए कुछ करेंगे, प्रॉपर्टी कमाने के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये कॉमन यूज का कॉन्सेप्ट देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी ये क्या है, कॉमन यूज का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसलिए ये बात इनकी किस पे थी, प्रॉपर्टी पे, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पे। बस हमें इतना ही याद रखना है। एरिस्टोटल क्या है, अमेसिंग एक्सेसिव वेल्थ को गलत मानते थे। अमेसिव मतलब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, इसको गलत मानते थे। इसलिए उनका मानना था कि स्टेट जब चाहे पुअर की मदद के लिए ले सकता है। द स्टेट कैन टेक केयर फॉर, ये लिखा हुआ ऊपर, द स्टेट कैन टेक केयर ऑफ द पुअर विद दिस इनकम। ठीक है। तो ऐसा उनका मानना था एरिस्टोटल का। अब बात करते हैं किसकी, थ्योरी ऑफ जस्टिस की। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो दो तरीके के जस्टिस की बात करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक रेक्टिफैक्टरी जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो बात करते हैं वो हमारे जो रोल्स भी करते हैं। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि जिन लोगों को जितना जरूरत है उतना उनको दे देना, जिन लोगों को जितना जरूरत है उनका, जिन लोगों को जितना जरूरत है उतना मिल जाए, उतना मिल जाए तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा। उतना मिलना क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण करना। और अब रेक्टिफैक्टरी जस्टिस क्या होगा, रेक्टिफैक्टरी जस्टिस को एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेक्टिफैक्टरी जस्टिस वो होगा, मान लो
मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी। ठीक है, मेरी गाड़ी में नुकसान हो गया 5,000 का। तो जितने का मेरा नुकसान हुआ उतना मुझे मिल जाए। ठीक है, जितने का मेरा नुकसान हुआ उतना मुझे मिल जाए, उसे बोलेंगे रेक्टिफैक्टरी जस्टिस, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है कि जिन लोगों को जितना चाहिए उतना बांट देना, उतना मिल जाना उन्हें, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का क्या मतलब होता है कि मान लो जितने का मेरा नुकसान हुआ उसी प्रोपोर्शन में मुझे न्याय मिल गया। ठीक है। तो वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है। अनुपातीय न्याय की बात करते हैं, जो ये मैंने बात बताई कि जितने का नुकसान उतना मुझे मिल गया। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, इसमें वो रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्स की और पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और जो रेक्टिफैक्टरी जस्टिस है वो क्या होता है, वही जो मैंने आपको बात बताई, जिसका जिस एक्सटेंट में नुकसान हुआ है उसको अगर उतना ही मिल जाए तो वो क्या होगा, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब जो एरिस्टोटल है वो मानते हैं कि ये जस्टिस है ना, जो एरिस्टोटल मानते हैं कि ये जो प्रपोर्शन है ना, ये एक और चीज पे डिपेंड करेगा, वो होगा पर्सन का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। वो पर्सन मास्टर है या स्लेव है, इस चीज पे भी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो जस्टिस है वो डिपेंड करेगा कि जो आदमी है वो किस तरीके का है। ठीक है, इसका सिंपल से एग्जांपल है, मान लो कि अगर राष्ट्रपति कोई खून भी कर दे, आज के टाइम पे हमारा राष्ट्रपति अगर कोई खून कर देता है तो उसे तुरंत जेल नहीं हो सकती, तुरंत उसे जेल नहीं हो सकती। ठीक है, जेल नहीं हो सकती। और अगर हमारा नॉर्मल आदमी कोई आज के टाइम पे क्या है, किसी को थप्पड़ भी मार दे उसे पुलिस उठा ले जाएगी। ये सिंपल सा एग्जांपल है प्रोपोर्शन का, जिस प्रोपोर्शन की अरिस्टोटल बात करते हैं कि वो, ये उनका मानना है कि जस्टिस भी एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पर्सन्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा सोसाइटी में। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेलिटी, ये थोड़ी मजेदार सी थ्योरी है। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके की बात इसमें की गई है कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही लिंक है, प्रोपोर्शन से ही लिंक है। वो क्या मान रहे हैं, इक्वेलिटी भी किस चीज में मानते हैं कि जो इक्वेलिटी भी होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगी। ठीक है। तो अब क्या उनका क्या मानना है कि देखो उन्होंने क्या क्रिटेरिया रखा है इक्वेलिटी के लिए, किस बेस पे इक्वेलिटी रखी जाएगी, किस बेस पे इक्वेलिटी रखी जाएगी, टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली। मान के चल लो कि जो मास्टर मास्टर है ना, जो मास्टर मास्टर है, मास्टर मास्टर है, मान लो दो लोग हैं जो मास्टर है, मास्टर का मतलब स्लेव का जो अपोजिट होता है ना, मास्टर जो रूल करता है, वो मास्टर है। मान लो दो मास्टर है, तो उनको क्या होगा, उनको दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक मास्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन अगर एक मास्टर है एक स्लेव है तो उसमें से मास्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, ये बात ये करते थे। सिंपल से एग्जांपल से समझा दिया मैंने, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है कि जो मास्टर मास्टर है या स्लेव स्लेव है उनमें तो कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो मास्टर स्लेव है उनमें भेदभाव होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो एरिस्टोटल थे वो मेट्रियोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये था उनका क्या, इक्वेलिटी के लिए उनके व्यूज। ठीक है। तो अब उनकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन क्या थी, बेसिकली जो एरिस्टोटल थे वो मानते थे अगर कोई भी चेंज होता है ना, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, या पीसफुल हो या वोयलेंट हो, वो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। ऐसा कौन मानते थे, एरिस्टोटल मानते थे कि कोई भी चेंज सोसाइटी में, चाहे वो छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, ठीक है, वो क्या होता है, या पीसफुल हो या वोयलेंट हो, वो रेवोल्यूशन होता है। और एरिस्टोटल ना बड़े कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी विचारक थे। इसलिए वो ना एकदम से चेंज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते थे कि एकदम से कोई ऐसी चीज है वो कर दो। ठीक है, तो वो क्या थे, चेंज को रेसिस्ट करते थे, बेसिकली चेंज को रेसिस्ट करते थे, वो स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे
कि क्या स्टेबल सिस्टम बना रहे, चेंज ना हो। ठीक है, उस चीज पे उनका ज्यादा, उससे ज्यादा बढ़िया मानते थे वो स्टेबिलिटी को, मोर देन चेंज। तो उस, लेकिन उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए कि भाई जो रेवोल्यूशन होगा वो रेवोल्यूशन क्यों होगा। तो रेवोल्यूशन के उन्होंने कारण दिए कि जो रेवोल्यूशन होगा वो किस वजह से होगा, जब लोगों के मन में फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी आ जाए, या फिर क्या जो रूलिंग क्लास है वो करप्शन करने लग जाए, या फिर किसी एक देश में फॉरेनर्स का जो आवागमन है वो बढ़ जाए, या फॉरेन जो फॉरेनर्स है वो ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये कर्व है रेवोल्यूशन की, ये जड़ें हैं। ठीक है, अब चेंज तो होता है, देखो चेंज चेंज तो ऐसा है जो होगा। चेंज इज इनविटेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता, चेंज तो होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अगर चेंज होगा तो चेंज को क्या, अगर उनका मानना था कि अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज होता भी है, तो स्टेट को क्या है, स्टेट को चेंज के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। स्टेट को चेंज के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। चेंज के हिसाब से, चेंज के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। अगर स्टेट क्या होगा, चेंज के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर जो रेवोल्यूशन है उसके चांसेस घट जाएंगे। ये बात कौन करता है, ये बात एरिस्टोटल करता है। कि मान लो कोई किसी चीज की डिमांड कर रही है प्रजा, तो उस हिसाब से स्टेट अगर थोड़ा सा क्या है, चेंज हो जाए, उनकी सुन ले। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चेंज में तो फिर रेवोल्यूशन के चांस घट जाएंगे। ज्यादा ना करे, लेकिन थोड़ा कर ले। इस तरीके की बातें क्या है, इस तरीके की बातें करते हैं कौन, एरिस्टोटल। कि चेंज तो जरूरी है, इनविटेबल का मतलब होता है जरूरी। इंश्योरिंग दैट पीपल डू नॉट गेट द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, और इस बात का स्टेट को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के मन में ये ना आए कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। कि करप्शन को बार बार चेक करते रहना चाहिए कि कहीं करप्शन होना शुरू नहीं हो गया हो। क्योंकि ये क्या मानते हैं कि ना, करप्शन जो इन्होंने ऊपर रीजन दिए कि जब बाहर के लोग ज़्यादा आ जाएं किसी स्टेट में, जिसे फॉरेन, जो फॉरेनर्स का आवागमन उन्होंने बोला है, या फिर रूलिंग क्लास करप्शन करने लगे, या फिर लोगों के मन में इनइक्वालिटी की भावना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेवोल्यूशन का कोज होती है। तो इनको मिटाने के लिए लोगों के मन में एक तो हमें देखना चाहिए कि इनजस्टिस नहीं आ रहा है, ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को लग रहा है कि उन्हें जस्टिस मिल रहा है। दूसरी चीज़ लोगों को लगनी चाहिए कि जो भी बार बार जो कि चेक हो रहा है कि करप्शन नहीं हो रहा, करप्शन होना भी नहीं चाहिए। तो कीप ए चेक, कीपिंग ए चेक, मतलब बार बार चेक करते रहना कि स्टेट में कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है। उसके अलावा मूवमेंट, जो बाहर की कौन आ रहा है स्टेट में, कौन जा रहा है, इस चीज़ की जानकारी रखना। ठीक है, और क्या है, सोशल बैलेंस को बनाए रखना, सोशल बैलेंस को बनाए रखना, ताकि सोशल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। ये क्या है, इस तरह से हम रेवोल्यूशन को रोक सकते हैं। ये बात करते हैं एरिस्टोटल। अब हमारा लास्ट की कुछ कोट्स हैं। वैसे तो एरिस्टोटल, वैसे ना बेटा क्या है, ये फिलोसफी है हमारी, ये हमारे जो हम पढ़ते हैं ना, ये क्या है, फिलोसफिकल थिंकर है। इनकी अलग से क्या है, फिलोसफिकल, सब फिलोसफी में हम इन्हें पूरा पूरा पढ़ते हैं, इन्हें जितना पढ़ लिया जाए कम है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ, हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना करवा दिया आपको सफिशियंट है। इसमें कुछ एक आध और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो नहीं पूछे जाते, जैसे जो ये एरिस्टोटल था, ये सिकंदर का क्या था, गुरु था। जो महान, जो महान सिकंदर थे उनके गुरु थे कौन, एरिस्टोटल। ठीक है, ऊपर से एरिस्टोटल को ऐसा माना जाता है कि एरिस्टोटल ऐसे थे जो लास्ट में भागते भागते मर गए, क्योंकि जिस टाइम पे ये एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन की थी, वहाँ पे एथेंस के लोगों ने एरिस्टोटल को स्वीकार नहीं किया था। प्लेटो के मरते ही एरिस्टोटल को वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद फिर एरिस्टोटल जब दोबारा प्लेटो की एकेडमी में पहुंचे, जब सिकंदर क्या था, सिकंदर जब युद्ध जीत रहा था काफी सारे, तो जैसे इस सिकंदर का आक्रमण वहां से ग्रीक से होके, वो किसी दूसरे यूरोप से होके बाहर निकलते हैं, ठीक है, एशिया की तरफ, तभी फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर से एरिस्टोटल को क्या है, मारने का प्रयत्न करते हैं, तो एरिस्टोटल वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है, ऐसे कौन से फिलोसफर थे जिनकी भागते भागते मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो एरिस्टोटल थे। ये फैक्ट है एक दो। ठीक है,
बाकी जो थ्योरी से इम्पोर्टेंट था वो ये सब था। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट, किस तरीके की वो स्टेट की बात करते हैं। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो जाके देख लें। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से अरिस्टोटल की बुक्स और अरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन वो अच्छे से कवर किया है। प्लेटो के क्या क्या उन पे, प्लेटो के क्या क्या इन्फ्लुएंस थे अरिस्टोटल पर, वो भी हमने बात की है पिछले वीडियो में। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो के भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है। और अगर आपको क्लास अगर ये पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है या कोई भी आपका सजेशन होता है क्लास के रिगार्डिंग कि किस तरीके से क्लास ली जाए, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है। तो अब हमारे कुछ कोट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़, पहला कोट है इनका कि इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स इनइक्वली। ठीक है। इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। ये वही बात बोलता है जो मास्टर मास्टर और स्लेव स्लेव वाली बात है ना, कि मान लो मास्टर मास्टर इक्वल है और अगर इनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो ये क्या है, अनजस्ट है, अन्याय है। और इसी तरीके से अगर वो क्या है, इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। ठीक है। और अनइक्वल को हम इक्वली ट्रीट कर देते हैं, यानी अगर मास्टर और स्लेव को हम अगर इक्वली ट्रीट करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी न्याय, वो भी अन्याय है। ठीक है। तो वही बात वो क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर को हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन मास्टर और स्लेव को हमें इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए। मास्टर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मोर देन स्लेव। ठीक है। अब दूसरी बात करता है, मैन इज बाय नेचर है पॉलिटिकल एनिमल। तो ये बात भी अरिस्टोटल करते हैं, पॉलिटिकल एनिमल भी और सोशल एनिमल भी है। ठीक है। उसके अलावा अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर। ये इनके कोट है। स्टेट कम्स इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज टू द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि जो स्टेट है, जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो किस लिए एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है। तो गुड लाइफ के लिए वो एग्जिस्टेंस में आता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फिर एक ये कोट भी इम्पोर्टेंट है कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, कि स्टेट सबसे सर्वोत्तम है जितनी भी एसोसिएशन है उसमें से। तो इसी के साथ क्या है, ये प्लेटो के दो थॉट और, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर ए बीस्ट। जो स्टेट के बिना रह सकता है या तो वो कोई मतलब शक्तिशाली इंसान है जिसके पास सुपर पावर है, या वो भगवान है, इंसान नहीं हो सकता वो। ठीक है। पॉलिटी इज द बेस्ट पार्टिसिपेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। बुक्स जो इससे रिलेटेड थी बेटा, उनकी बुक्स की क्या ट्रिक्स थी कि ये पहले ऐसे थिंकर है जो साइंटिफिक बात करते हैं, और साइंटिफिक बातें, अब साइंटिफिक बातें, साइंटिफिक अब साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, फिजिक्स से हमारी एक और बुक बन गई हमारी रेट्रोफिजिक्स, रेट्रोफिजिक्स। ठीक है। ये तो दो बुक तो ऐसे याद हो गई, फिजिक्स और रेट्रोफिजिक्स। उनके अलावा एक इनके फादर के नाम से बुक है, वो कौन सी है, निकोमैकियन एथिक्स, निकोमैकियन एथिक्स, जिसमें ये ऑर्गन थ्योरी देते हैं, स्टेट को है जो ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये हो गई निकोमैन एथिक्स। उसके अलावा इनकी बुक हो गई पॉलिटी, जो कि इनकी फेमस बुक है, पॉलिटी। ठीक है। निकोमैन मैथिक इथिक्स पॉलिटी। उसके अलावा एक हो गई एडुमेन एथिक्स करके एक इनकी बुक है, एथिक्स, ये भी पेपर में पूछ ली जाती है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है। ये हम याद कर सकते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक अगर मैं इसकी बेस आइडिया की बात करूं दोबारा, तो बेसिक ये क्या थे, रियलिस्टिक थिंकर थे थोड़ी, रियलिस्टिक थिंकर थे। अगर हम रियलिस्टिक थिंकर थे, रियलिस्टिक बातें करते थे, प्लेटो क्या है, प्लेटो जो बात करते थे, प्लेटो थे यूटोपियन थिंकर, इमेजिनरी बात करते थे प्लेटो। ठीक है। तो इस तरीके से हम बेस आइडियाज को याद रखेंगे। ठीक है। और हर पॉलिटिकल थिंकर को ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। तो हमने कन्फ्यूशियस पढ़ लिया, हमने प्लेटो पढ़ लिया, आज हमने अरिस्टोटल भी कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको सुबह सुबह चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को जाके देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है। इसी के साथ आप सबको गुड नाइट।